अब हम मूव करते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स। स्टार्ट करते हैं और एकदम आप अटेंशन देते हुए पूरी बातों को सीखते जाइए, समझते जाइए और अपनी मंजिल को पाते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी का पहला सवाल है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 of its amplitude, 1/3 of its amplitude, the ratio of the total energy to the kinetic energy is x by 8 where x is equal to। देखिए आसान सा सवाल है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का 1/3 है, तो बताना है कि क्या रेशियो होगा उसकी टोटल एनर्जी का एंड काइनेटिक एनर्जी का। हमको बताना है वैल्यू कब, जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू का 1/3 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। तो देखिए जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन में होती है, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन में होती है तब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। अब अगर बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच गई तो वहां तो रुकेगी ना, तो काइनेटिक कितनी, दैट इज 0, और तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। एक्चुअली एक बॉडी जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है वो हमेशा एक कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के तरफ बाउंडेड होती है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में अपने आप को मूव करवा रही होती है। भले आप एक पेंडुलम की बात करें या फिर स्प्रिंग बॉडी सिस्टम की बात करें, कभी भी अगर एक बॉडी का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है वो हमेशा किसी ना किसी कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में ही हो रहा होगा। और इस दौरान जब बॉडी मूव करती है तब काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में या फिर पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो रहा होता है, सच दैट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन्स द सेम विच विल बी आवर टोटल एनर्जी। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो नहीं बदलती, वो कांस्टेंट रहती है, जो रहेगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी होगी 0 एंड पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू भी होगी। और इसीलिए ई टोटल की जगह में मैं लिख सकता हूं हाफ के ए स्क्वायर। यहां पर एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम मान करके हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम से बिलोंग करता है और इस केस में एक्सट्रीम पोजीशन में हो गई पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0, टोटल एनर्जी विल बिकम हाफ के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब बोलता है कि रेशियो बताओ किसके साथ, जब वो एम्पलीट्यूड के 1/3 डिस्प्लेसमेंट में होगी। अब एम्पलीट्यूड का 1/3 डिस्प्लेसमेंट की यहां पर हमें जरूरत है, तो डिस्प्लेसमेंट की मदद से तो मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है, काइनेटिक तो मिल नहीं सकती। तो एक बात तो अभी मैंने कही कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में या फिर पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में होता रह सकता है। तो नाउ टोटल एनर्जी मेरी कितनी है, टोटल एनर्जी है मेरी हाफ के ए स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड के 1/3 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर एंड एक्स की जगह में मैं लिख देता हूं a/3, स्क्वायर अपनी जगह पर है। आपको बिल्कुल पता होगा दैट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो जब एम्पलीट्यूड का 1/3 हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी तब एक्स की जगह में a/3 पुट किया मैंने और तब रहने वाली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के a/3 का स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है हाफ के स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। और हमें बोला था टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, जो कि x/8 हमें गिवन है। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हाफ के ए स्क्वायर तो ठीक है, रहने दिया गया। डिनोमिनेटर से मैं हाफ के ए स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लेते ही पहले टर्म में बचेगा 1 माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचने वाला है, तो आप देखिए 1/3 का स्क्वायर बचेगा। 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9, यस और नो। अब हाफ के ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर में बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9 इज 8/9 विच कैन बी रिटन एज 9/8। और हमें बोला है कि जो रेशियो था वो x/8 था, तो आप कंपेयर करके बताओ ना x की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 9। 9 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.7 ohm is placed vertically in east west plane. All right, a uniform magnetic field of 0.20 Tesla is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 1 second at a steady rate. All right, then magnitude of induced EMF is root x into 10 to the power minus 3 volt. तो बताना है the value of x is. चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं. अब एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि मेरे सामने की तरफ नॉर्थ पोल है, मेरे पीछे की तरफ साउथ पोल है, मेरे राइट की तरफ ईस्ट है, मेरे लेफ्ट की तरफ वेस्ट है, ऐसा मान करके चलते हैं. तो फिलहाल क्या समझें कि जो मेरा लूप है वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में और वर्टिकल है. तो वर्टिकल तो ऐसा रहा है ना, ये हमारा वर्टिकल हुआ, और मेरे राइट में मैंने ईस्ट कहा था, मेरे लेफ्ट में मैंने वेस्ट कहा था. तो इस प्लेन में, जो बोर्ड का आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में हमारा लूप है. इस बोर्ड को ही आप एक लूप मान लो, एक स्क्वायर लूप मान लो इस बोर्ड को ही. अब आगे क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अक्रॉस द प्लेन है, बट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट के बीचों बीच निकली है ना. तब इस फ्लक्स का तब इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं कहूं प्लेन के जो हमें लूप गिवन है उसके एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा, तो क्या जवाब होगा? इट विल बी डेफिनेटली व्हाट? 45 डिग्री. अरे आपका जो लूप है ना, वो लूप ईस्ट वेस्ट प्लेन में है. ये मेरा ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकल में मैंने एक लूप को रख दिया. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट के बीचों बीच निकला है. तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. और हमेशा प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में लेते हैं. तो सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब तो नॉर्थ की तरफ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिया हुआ है. तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में रहने वाला एंगल होगा 45 डिग्री, और इसीलिए यहां पर फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी की जगह में लिख देता हूं 0.2 एरिया, क्योंकि स्क्वायर लूप है और साइड 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, जिसको 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. एंड थीटा की वैल्यू 45 डिग्री में पहले ही समझा चुका हूं, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2. सो दिस इज आवर इनिशियल फ्लक्स. नाउ 10 into 10 into 10 to the power minus 4 becomes 10 to the power minus 2, और यहां पर 0.2/√2 बचा है, तो बचे रहने दो, इसको मैं वैसे ही फिलहाल के लिए लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, रहने दो फिलहाल के लिए, इसको ऐसे ही रहने दो. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/√2 को लिख सकते हैं √2, और डेसिमल को शिफ्ट करूंगा तो इसको 10 to the power minus 3 भी लिख सकता हूं. और ये फाइनली मेरे फ्लक्स की वैल्यू आ गई, वेबर में हमारी यूनिट रह जाएगी, है ना. अब क्या कह रहा है कि स्टेडी रेट में इस फ्लक्स को डिक्रीज किया गया टू अ वैल्यू 0. कितने समय में? 1 सेकेंड में. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकालने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकालने के लिए हम कौन से लॉ को यूज करेंगे? एक ही तो लॉ है, दैट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो माइनस डी फाई मतलब चेंज इन फाई, तो फाइनल फ्लक्स कितना है? तो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम करके करते 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 जीरो किया गया, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा. माइनस इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? √2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितने समय में बदला? 1 सेकेंड में बदला. सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो फाइनली वैल्यू आ रही है √2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, और यही मेरे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होनी चाहिए. तो गिवन आंसर से अगर मैं कंपेयर करूं तो बता दो x की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. 23rd नंबर क्वेश्चन कहता है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन in wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wings are 70 meter per second and 65 meter per second respectively. If the wing area is 2 meter square, the lift of the wing is dash Newton. Density of air हमें given है. ये क्वेश्चन बिलोंग करता है बर्नौलीज थ्योरम,
बर्नौलीज थ्योरम की मदद से, बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बर्नौलीज थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि जिस जगह पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर की वैल्यू कम होती है। अगर फ्लूइड के फ्लो की स्पीड ज्यादा होगी किसी पर्टिकुलर प्लेस में, तब वहां पर प्रेशर की वैल्यू होती है कम। स्पीड अगर कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू होती है ज्यादा। और ये बर्नौलीज थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एरोप्लेन है, तो मान लिया जाए ये हमारी एरोप्लेन है, ठीक, इसे हम एरोप्लेन मान करके चलते हैं। दिस इज द एरोप्लेन, ठीक है, ड्राइंग आप समझ सकते हैं। अब इसका जो विंग है, इस विंग के ऊपर जो स्पीड है वो कितनी है? वो स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड। और नीचे कितनी है? लोअर में है 65 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बात देखो ना, ऊपर स्पीड ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर क्या होगा? ऊपर प्रेशर होगा कम। नीचे स्पीड देखो कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है तो नीचे डेवलप्ड फोर्स भी तो ज्यादा होगा, और ऊपर डेवलप्ड प्रेशर कम है तो ऊपर फोर्स की वैल्यू भी तो कम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर नीचे प्रेशर की वैल्यू P1 है, ऊपर प्रेशर की वैल्यू अगर P2 है, then obviously P1 is more than P2, and for that reason force developed due to pressure P1 will be more than force developed by the pressure P2। और इसीलिए F1 ऊपर की तरफ बड़ा है, F2 नीचे की तरफ छोटा है, तो नेट फोर्स किधर होगा? ऑब्वियसली नेट फोर्स की वैल्यू आएगी अपवर्ड, और इसके थ्रू जो हमारा एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ उठना चालू होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू करेगा, लिफ्ट होना चालू करेगा। तो हमको बताना है द लिफ्ट ऑफ द विंग्स इज इन न्यूटन, तो हमें फोर्स बताना है। तो फोर्स और प्रेशर में वैसे क्या रिश्ता है? तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इजंट इट ट्रू? तब अगर मैं आपको नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स F कितना हो जाएगा? इट विल बी F1 माइनस F2 विच विल बी इक्वल टू P1A माइनस P2A। तो अगर मैं एरिया A को कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा P1 माइनस P2। तो मुझे एरिया A तो गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, बस मुझे P1 माइनस P2 की जरूरत है। एक बार मुझे P1 माइनस P2 की वैल्यू मिल जाए, प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाना है। तो चलिए P1 माइनस P2 कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, जो कहती है द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी, जो इनका समेशन होगा, वो तीनों का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए इसे लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और इस तरीके से मैं बर्नौलीज इक्वेशन को लिख सकता हूं। अब यहां पर जो विंग होती है ना, तो विंग की जो हाइट है, विंग की जो हाइट है, जो चौड़ाई है, हम इस विड्थ की बात कर रहे हैं, ये नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी एयर की विंग के सरफेस के जस्ट ऊपर है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ग्रेविटी से जो डेवलप होगी वो उतनी नीचे भी रहेगी। मतलब यहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के ज्यादा वरीड नहीं होंगे। जो H1 एंड H2 की जो वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, एंड फॉर दैट रीजन रो जी H1 रो जी H2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब कितना ही चौड़ा होगा विंग, है ना, तब इस केस में H1 H2 को हम इक्वल मानते हुए, सेम मानते हुए, या उनके बीच के डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट करते हुए रो जी H1 एंड रो जी H2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे तो जरूरत थी किसकी? P1 माइनस P2 की। दिस विल बी इक्वल टू, तो मैं हाफ रो V1 स्क्वायर को RHS की तरफ भेज देता हूं, हाफ रो को कॉमन भी ले लेता हूं, तो बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इससे मुझको P1 माइनस P2 मिल जाएगा, एरिया बस मल्टीप्लाई करना रह गया है। तो डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन टू बी 1.2, 1.2 बाई 2 becomes 0.6 into V2 स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ स्पीड कितनी है? दैट इज 70, 70 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4900 माइनस V1 की वैल्यू है 65, इसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4225। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू, चलो माइनस कर देते हैं, तो 10 माइनस 5 बिकम्स 5, 9 माइनस 2 बिकम्स 7, 8 माइनस 2 बिकम्स 6। तो इतनी वैल्यू हमारी इन दोनों के डिफरेंस की आई। चलिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई भी, 0.6 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। सो 5 6 जा 30 कैरीज 3, 7 6 जा 42 प्लस 3 45 कैरीज 4, 6 6 जा 36 प्लस 4 बिकम्स 40। और डेसिमल के बाद एक डिजिट के लिए यहां पर मैं डेसिमल
लगा देता हूं जीरो के जस्ट पहले। तो इतना पास्कल का मेरा प्रेशर डिफरेंस है। तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फोर्स निकालने के लिए बस एरिया तो मल्टीप्लाई करना था। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो गई? एरिया की वैल्यू हो गई 2 एंड प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आई हमारी 405। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 810 न्यूटन का, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 810 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अ 16 ohm वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। A 9 volt battery with the internal resistance 1 ohm is connected across one of its sides. If a 4 microfarad capacitor is connected across one of its diagonals, the energy stored by the capacitor will be x by 2 microjoule, where x is equal to, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि एक 16 ओम की वायर है और उसको हमने कन्वर्ट किया एक स्क्वायर लूप की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक स्क्वायर लूप बना देता हूं। ठीक, ये स्क्वायर लूप हमारा बन गया और इस स्क्वायर लूप के नाम भी रख देते हैं ए बी सी डी। बेटर होगा, समझाना मेरे लिए आसान होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हर साइड के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, देन द आंसर विल बी व्हाट? 16/4 दैट इक्वल्स टू 4 ओम। हम जानते हैं कि किसी भी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल पता होता है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। तो हर साइड की क्योंकि लेंथ टोटल का 1/4 है, रेजिस्टेंस भी कितना होगा? इट विल बी 1/4, है ना। नाउ अब कह रहा है कि इसको हमने 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है और कनेक्ट किया अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड्स। तो काम करते हैं, एडी के अक्रॉस में एक 9 वोल्ट की बैटरी को लगा देता हूं। 9 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी और इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रहने दिया जाए। तो बैटरी का पोटेंशियल हो गया 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गई 1 ओम। ठीक, अब क्या कह रहा है? इफ अ 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी। तो किसी भी एक डायगोनल के अक्रॉस एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, तो मैं ए एंड सी के अक्रॉस में एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता हूं जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें 4 माइक्रोफराड गिवन है ना। तो कहता है कि इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी का स्टोरेज होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, एक कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू होती है यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो मुझे सी की तो जानकारी है, सी तो मुझे 4 माइक्रोफराड गिवन है, मुझे चाहिए वोल्टेज वी की वैल्यू। अगर मुझे वी पता चल जाए, वी अक्रॉस द कैपेसिटर पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि कैपेसिटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तब मैं डेफिनेटली कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को निकाल सकता हूं। तो मुझे चाहिए कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे बताना है। मेरी खोज रहेगी VAC निकालने की। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ VAC, आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। परफेक्ट बात है। एक बात और, एनर्जी के स्टोरेज के कंप्लीट हो जाने के बाद, स्टेडी स्टेट के आ जाने के बाद, कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है वो ओपन सर्किट की तरह होता है। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब एट t इक्वल टू इंफिनिटी। इसका ये मतलब रहा कि अगर एनर्जी का स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है, अगर काफी समय हो चुका है, तब उस केस में कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मान लेते हैं इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटर किसी भी तरह से करंट को फ्लो होने की परमिशन नहीं देगा। और देता भी कैसे? कि कैपेसिटर के तो दो प्लेट्स के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू स्टेडी स्टेट में करंट का फ्लो हो पाना पॉसिबल होएगा ही नहीं। और इसीलिए ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ये एक ऐसे रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और इससे कोई भी करंट पास नहीं होगी। अब यहां तक की अगर मैं बात कर चुका हूं आपके साथ, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, और अगर यहां तक की बात कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप बताओ करंट फ्लो होगी कैसे? तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होनी चाहिए। तो करंट फ्लो करेगी ए बी सी डी से होकर सेल तक, और करंट का एक पार्ट फ्लो करेगी ए से लेकर के डी की तरफ भी। ऑब्वियस बात है। अरे देखिए ना, आपकी जो करंट है वो फ्लो होगी, तो जंक्शन आया पॉइंट ए पे, तो कैपेसिटर की तरफ तो करंट जा नहीं सकती, है ना, ओपन सर्किट हो गया। तो करंट का एक पार्ट ए से लेके डी की तरफ चला आएगा और बचा हुआ पार्ट ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेकर के सेल की तरफ आ जाएगा, सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो बस आप इस कैपेसिटर को फिलहाल भूल जाओ, कैपेसिटर को लेकर के वरीड मत रहो, इसे भूल जाओ। तो अब आप देखो, ए से लेके बी, बी से लेकर के सी, सी से लेकर के डी, इन तीनों वायर को हम सीरीज में देख रहे हैं। तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम, पहले बता चुका हूं कि हर साइड के रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम होगी। सो 4 4 4 मिला के कितना हो गया?
12 और ये 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ आप देखो पैरेलल में है, और पैरेलल में होने के कारण यहां पर अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 दैट इक्वल्स टू 16। आपको पता है कि पैरेलल में 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। इसको अगर आप आर इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R1 इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 4 जा 16 एंड 12 बाई 4 बिकम्स 3। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी फिलहाल 3 ओम है, सर्किट की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हमारे सेल की भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो 1 ओम दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो लूप आप देख रहे हो जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है 3 ओम, वो इस सेल के साथ तो सीरीज में आएगा, और इसीलिए सीरीज में आने के कारण 3 प्लस 1 विल बिकम 4। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंक्लूडिंग द सेल हमारे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 4 ओम। और इसीलिए यहां पर जो करंट फ्लो करेगी आई, सपोज आई की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 9 बाय 4 एम्पियर। ट्रू। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बस इतना कहा कि करंट ए में डिवाइड होगी, एक पार्ट ए से बी की तरफ जाएगा, एक पार्ट ए से बी से सी से लेके डी तक जाएगा, और यहां पर ऊपर वाले पार्ट के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 12 ओम, इसकी हो गई 4, 12 एंड 4 सीरीज में मिलकर के बनाएंगे 3 ओम, जो इस सेल के साथ सीरीज में आएगी, हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, एंड करंट हो जाएगा V बाय टोटल आर इक्विवेलेंट दैट इज 9 बाय 4 एम्पियर। डन। अब पॉइंट ए में क्योंकि करंट का डिवीजन होना है, जंक्शन ए पे क्योंकि करंट का डिवीजन होना है, तब यहां पर मुझे ये चाहिए कि ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी तक आने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी। इस करंट को चलो मैं मान लेता हूं I1 एंड बची हुई करंट को मान लेते हैं I2, है ना। तो यहां पर मैं करंट डिवीजन के फॉर्मूले की मदद से I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, और मुझे I1 की जरूरत है। मैं क्यों I1 के पीछे हूं, इसके पीछे के कारण आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्यों I1, मैं क्यों I1 की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। करंट डिवीजन का फॉर्मूला कहता है करंट I1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I। ठीक, यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम करंट I1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आपको करंट I2 की रिक्वायरमेंट हो, I2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इन दोनों फॉर्मूले को हम कंबाइनली कहते हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला, जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए और आपको बिल्कुल इसे याद कर लेना चाहिए। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं करंट I1 निकाल लेता हूं। तो R2 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, R2 विल बी इक्वल टू 4, जो कि ब्रांच ए से लेकर के डी तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, एंड R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 12 प्लस R2 की जगह में 4, एंड टोटल करंट I की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9 बाई 4। सो फाइनली इट विल बी 4 बाई 16 इंटू 9 बाई 4, 4 एंड 4 को मैं कैंसिल कर दूं तो फाइनली मुझे वैल्यू मिल रही है 9 अपॉन 16 एम्पियर, और इससे मुझे I1 की वैल्यू मिल गई। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं क्यों I1 के पीछे था, अब मैं I1 की मदद से A एंड C के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, जो मुझे I2 से नहीं मिल सकता था। अब आप देखिए ना, A से लेके C तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 4 प्लस 4 8, यस और नो। अब A से लेके C तक रेजिस्टेंस है 8 ओम, और A से लेके C तक फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इट इज इक्वल टू 9 बाई 16 एम्पियर, एंड मैं ओम्स लॉ की मदद से वोल्टेज अक्रॉस AC निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगी 9 बाई 16 इंटू 8। So this is coming to be 8 by 16 becomes 1 by 2. So 9 by 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ किनके बीच में, पॉइंट्स ए एंड सी के बीच में। बस मुझको VAC की वैल्यू मिल चुकी है जो मुझे जरूरत थी। अब आंसर एक बार में आ गया, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगा हाफ, सी की वैल्यू हमें 4 माइक्रोफराड दी है, तो माइक्रो को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे आंसर माइक्रोजूल में देना है। एंड जहां तक बात है V स्क्वायर की, तो V की वैल्यू आ रही है 9 बाई 2, जिसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81 अपॉन 4। तो फाइनली आंसर कितना आया, तो आप देखिए 4 एंड 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और मुझे आंसर मिल रहा है 81 अपॉन 2 माइक्रोजूल। तो अगर गिवन डेटा से मैं कंपेयर करूं, कहता है कि आंसर x बाई 2 में आना चाहिए, तो x बाई 2 मींस 81 बाई 2 आ रहे, तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 81 होगा, और इसीलिए 81 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस situated at a distance of 20 centimeter from its center, each 1.5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला मीटर, the magnetic moment of the dipole is dash एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। हमें एक मैग्नेट दिया गया है और उस मैग्नेट के एक्सिस के एक पॉइंट पे जिसकी दूरी मैग्नेट के सेंटर से हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, वहां पर रहने वाले मैग्नेटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला मीटर। तब कह रहा है कि उस मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं आपको सवाल और डिटेल में समझाता हूं। जैसे ये मैग्नेट है, मान लेते हैं ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये हो जाएगी हमारी मैग्नेट की एक्सिस। नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहेंगे और एक्सिस ऑफ द मैग्नेट कहेंगे। और इस मैग्नेट के सेंटर से इसी लाइन पे, इसी एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जहां पर रहने वाला मैग्नेटिक पोटेंशियल 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला मीटर है। तो कह रहा है कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, है ना। चलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से आप एक शॉर्ट मैग्नेट के लिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक पोटेंशियल को निकाल सकते हो। अब मान लो आपको जिस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की आपको पोजीशन वेक्टर बनानी पड़ेगी। तो ये हो गई मान लो हमारी पोजीशन वेक्टर r, है ना। एंड m होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ कौन डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m। एंड जिस पॉइंट पे भी आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना होगा उस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो होगी r। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में रहने वाले एंगल को यहां पर हम कह रहे हैं थीटा। तो थीटा को लेकर के आप श्योर हो जाएंगे कि थीटा क्या होता है। तो आपको जिस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक पोटेंशियल पूछा जाए उस पॉइंट के लिए आप देख लेना कि आर की और थीटा की क्या वैल्यू है। तो जो भी आर एंड थीटा की रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे आपको पुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैग्नेटिक पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल लेना है। इतना आसान है। लेकिन क्योंकि यहां पर हमें मैग्नेट के एक्सिस के पॉइंट की मैग्नेटिक पोटेंशियल गिवन है तो इस पॉइंट पी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं थीटा की क्या वैल्यू होगी तो क्या जवाब देंगे। ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी 0 डिग्री, क्योंकि एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दोनों पैरेलल हो जाएंगे और इस केस में एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। उस हिसाब से थीटा अगर मैं 0 पुट करूं तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो चलिए v की वैल्यू हमें गिवन है, इंप्लाइज दैट v की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें 10 टू द पावर माइनस 7 लेने को कहा गया है और इसकी वैल्यू होती भी है। m निकालना चाहते हैं, cos थीटा की वैल्यू मैंने आपको 1 बताई, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है दैट इज 0.2 मीटर। एंड यहां पर हमें 0.2 का स्क्वायर कर देना चाहिए, इंप्लाइज दैट। नाउ 0.2 के स्क्वायर को मैं एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दूं, सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू दिस विल बिकम 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू m इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नाउ 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड फाइनली m की वैल्यू कितनी आ रही है आप देखो, आ रही है 1.5 इंटू 4 दैट इज 6। एंड इसीलिए 6 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई एंड 0.1 मीटर वाइड। द मिनिमम वेलोसिटी u with which that ball just hits the step 5 of the stairway will be root x meter per second where x is equal to। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। एक स्टेयरवे है और उस स्टेयरवे में एक बॉल रोल करते हुए आ रही है। तो चलिए मान लिया जाए इस तरह का हमारे स्टेयरवे है ना, ये हमारे सामने सिचुएशन है और एक बॉल है जो रोल करते हुए आ रही है और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमें u दिया गया है और हमें बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट इट विल हिट द स्टेप 5 हमको बताना है। तो देखिए ऊपर तो ये रोल करते हुए आया, तो इसके लिए पहला स्टेप कौन होगा, तो ये होगा हमारा पहला स्टेप।
ये होगा दूसरा स्टेप, ये होगा तीसरा स्टेप, ये होगा चौथा स्टेप और ये होगा हमारा पांचवा स्टेप। इजंट इट ट्रू? तो कह रहा है कि मिनिमम क्या वैल्यू हो यू की कि वो जो बॉल है डायरेक्टली कहां गिरे, फिफ्थ स्टेप में गिरे, उसको फिफ्थ स्टेप में गिराना है। तो यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, अच्छा मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? तो भैया मैक्सिमम के लिए तो आप जितना भी फास्ट इसको मूव करवा दो, गिरना तो उसको आगे ही है, तो मैक्सिमम की तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी फास्ट इसे रोल करवाओगे उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसके नीचे जाने की। बट हाँ, अगर आप काफी स्लोली मूव करवाते हो तो हो सकता है पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे स्टेप में वो टकरा जाए। बट टकराना कहां पर है, उसे टकरवाना है हमें फिफ्थ स्टेप में। और हम कह सकते हैं कि अगर उसे फिफ्थ स्टेप को हिट करना है तो उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करना होगा। अगर वो फोर्थ स्टेप के इस पॉइंट को क्रॉस कर गया तब डेफिनेटली वो फिफ्थ स्टेप में जाकर के पहुंचेगा। और इसीलिए हम इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूं, इस पॉइंट पी के लिए हम यू निकालते हैं और वो यू की सबसे छोटी वैल्यू होगी क्योंकि उस वैल्यू में वो जस्ट फोर्थ स्टेप को टच करते हुए 5 में पहुंच सकता है। और यू से या यू की जो भी वैल्यू आएगी इस पॉइंट पी के लिए, उससे ज्यादा हर एक वैल्यू के लिए बॉडी को डेफिनेटली फिफ्थ स्टेप या फिर उसके नीचे ही पहुंचना है। तो हम लोग स्टडी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए करेंगे। तो पॉइंट पी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, देन दिस विल बी 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1। तो मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा पॉइंट पी के लिए इट मस्ट बी इक्वल टू 0.4 मीटर। अब बताइए वर्टिकल में उसको कितना जाना पड़ेगा, तो वर्टिकल में अगेन 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आ रही है हमारी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हमारी 0.4 मीटर आ रही है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर किसी बॉडी को अगर अपन हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करता है तब उसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है y इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में y एंड x के बीच में ये रिलेशन होता है और यहां पर y की जगह में पुट कर देते हैं हम 0.4 इक्वल टू g की वैल्यू हमें 10 लेने बोला गया है, 10/2 बिकम्स 5 इंटू x की वैल्यू भी 0.4 है तो ये 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यू स्क्वायर अपनी जगह पर है। तो 0.4 एंड 0.4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर 0.4 बच जाएगा। अब यू स्क्वायर को मैं एलएचएस में ले लेता हूं तो यू स्क्वायर इंटू 1 विल बिकम यू स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 5 इंटू 0.4 दैट इक्वल्स टू 2। सो फाइनली यू की वैल्यू आ जाएगी √2 मीटर पर सेकेंड। और इसीलिए इस केस में हमें बोला गया है कि जो स्पीड है वो √x आ रही है। तो अगर मैं √x से √2 को कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेफिनेटली 2। और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 27th क्वेश्चन है, अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन on an inclined plane of inclination 60 degree, its acceleration during rolling down will be x upon √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर where x is equal to। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू 60 डिग्री है और इसमें एक सिलेंडर है जो रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी कोई बॉडी रोल करती है तब रोलिंग बॉडी के लिए हम ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों को साइमल्टेनियसली डिफाइन करते हैं। एक रोलिंग बॉडी ट्रांसलेट भी करती है और एक रोलिंग बॉडी साइमल्टेनियसली रोटेट भी करती है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है फोर्स एंड रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है टॉर्क। और यहां पर हम ट्रांसलेशन के लिए फोर्स की इक्वेशन को लिख सकते हैं, रोटेशन के लिए हम टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम रोलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हम एक्सीलरेशन को बताने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बना सकते हैं बट मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रोसेस के थ्रू समझाना चाहूंगा। प्रोसेस के थ्रू इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लेते सिलेंडर का मास m है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला फोर्स तो हो गया हमारा mg डाउनवर्ड, दूसरा फोर्स कौन होगा, नॉर्मल n, है ना। इसके अलावा अगर यहां पर रोलिंग हो रहा है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन भी रही होगी। स्मूथ सरफेस में रोलिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो बॉडी पे डिपेंड करती है और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि स्मूथ सरफेस में कई केसेस में रोलिंग ना भी हो और इसीलिए हम इस केस में ये मान करके चलेंगे कि जो हमारी सरफेस है वो रफ है और रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन तो होगा। अब जब भी कोई बॉडी रोल करते हुए नीचे आती है तब रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो अलोंग द प्लेन अपवर्ड लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भले बॉडी रोल करके नीचे आए या फिर रोल करके ऊपर जाए, दोनों ही केसेस में रोलिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलोंग द प्लेन अपवर्ड होता है और इस बात को हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे बट फिलहाल के लिए रोलिंग फ्रिक्शन अपवर्ड है। अब
ये जो आप mg देख रहे हैं, इस mg की दो कंपोनेंट्स आएंगी, ये कंपोनेंट हो जाएगी mg cos थीटा फ्रॉम ज्योमेट्री और ये कंपोनेंट हो जाएगी mg sin थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं अलोंग द प्लेन नेट फोर्स कितना होगा, इनके अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं, तो अलोंग द प्लेन नेट फोर्स कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f, इजंट इट ट्रू? एंड नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, m इंटू ए होती है, और इसी एक की हम बात करना चाहते हैं नाउ। क्योंकि अब साथ ही साथ हमारा ये जो सिलेंडर है वो रोटेट भी कर रही है, तो यहाँ पे हमको टॉर्क की भी इक्वेशन लिखनी चाहिए। तब यहाँ पर एक बात बताओ, किनके लिए टॉर्क यहाँ पर डेवलप होगा और किनके लिए नहीं होगा? तो मैं आपको यहाँ पर ये बात भी समझाना चाहूंगा, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तब उस फोर्स से डेवलप टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसी टोटल दो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में किसी फोर्स से डेवलप टॉर्क जीरो होता है। पहली कंडीशन है कि अगर फोर्स एक्सिस से पास करे, दूसरी अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो। इन दो कंडीशंस पे टॉर्क की वैल्यू किसी फोर्स के लिए जीरो होती है। तो यहां पर आप देखो, जो नॉर्मल फोर्स है इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, इजंट इट ट्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स भी पासिंग कहां से कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो नॉर्मल एंड mg के लिए कोई भी टॉर्क यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर सिर्फ एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन है जो न तो एक्सिस के साथ पैरेलल है न तो एक्सिस से पास कर रहा है, और इसीलिए यहां पर सिर्फ फ्रिक्शन के लिए ही टॉर्क आ सकता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F के लिए R की वैल्यू हो जाएगी सिलेंडर के रेडियस के इक्वल, F की जगह में F रह जाएगा, एंड R एंड F के बीच में जो एंगल है वो डेफिनेटली 90 डिग्री आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज द नेट टॉर्क। बाकी अदर फोर्सेस का तो टॉर्क जीरो है, फ्रिक्शन के टॉर्क की वैल्यू RF हो गई जो कि नेट टॉर्क होनी चाहिए, एंड नेट टॉर्क हमेशा क्या होता है, I अल्फा होता है। सो दिस इज इक्वल टू RF इक्वल टू, तो क्योंकि हमारे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है mr स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है। एंड प्योर रोलिंग के केस में अगर जब भी बॉडी प्योर रोलिंग करती है तब अल्फा की वैल्यू ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन अपॉन रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी होती है। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन अपॉन रेडियस की वैल्यू होती है। बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। इस हिसाब से आप देखिए, एक आर ये कैंसिल हो जाएंगे, एक आर ये कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली एफ की वैल्यू क्या आ रही है, आप देखो एफ की वैल्यू आ रही है ma/2। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमने डेवलप की ट्रांसलेशन की मदद से, इक्वेशन 2 हमने डेवलप की रोटेशन की मदद से, और इनको कंबाइन भी कर दिया हमने अल्फा की वैल्यू a/r पुट करके। प्योर रोलिंग में अल्फा a/r होता है। अल्फा इक्वल्स टू a/r एक ब्रिज है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के बीच का, और इसी से हम रोलिंग को डिफाइन करते हैं। खैर, अब मुझे एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो एक्सीलरेशन चाहिए तो f को हटा देते हैं, मुझे f की तो कोई जरूरत नहीं है भैया। f और a दो अननोन है, f हटा दूंगा तो a मिल जाएगा, a हटा दूंगा तो f मिल जाएगा। तो क्योंकि a पूछा गया है तो हम a ही निकालेंगे। तो काम करते हैं, f को ना इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 की मदद से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा mg sin थीटा माइनस f की जगह में पुट कर देते हैं ma/2 इक्वल टू ma, इंप्लाइज दैट m कैंसिल हो जाएंगे, g sin थीटा इक्वल्स टू a प्लस a/2 दैट इज 3a/2। सो फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी 2g sin थीटा डिवाइडेड बाई 3। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जी की जगह हमें कितना लेना है, 10 लेना है, इंटू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड डिनोमिनेटर में t अपनी जगह पे रहने दिया जाए। तो 2 and 2 आपस में कैंसिल हो गए। फाइनली जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 10/√3। आप देखिए न्यूमरेटर का √3 एंड डिनोमिनेटर का 3 आपस में कैंसिल होकर के 1/√3 हो जाएगा, 10 अपनी जगह पर है। अब बोला जो आंसर है वो x/√3 है, और यहां पर आंसर आ रहा है 10/√3। तो कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली 10 आएगी, और इसीलिए 10 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniformly charged infinite plane sheet S having surface charge density sigma. The electron at t equal to 0 is at a distance of 1 meter from S and has a speed of 1 meter per second. All right. The maximum value of sigma if the electron strikes S at t equal to 1 second is alpha into m epsilon naught upon E coulomb per meter square. The value of alpha is, देखिए मैं आपको समझाता हूं, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में काफी भारी और लेंदी दिख रहा है बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक
चार्ज्ड शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना। नाउ एक इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट है और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा है और पॉजिटिव होने के कारण मैं कह सकता हूं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इस शीट से एक इलेक्ट्रॉन अवे मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया, मास m हो गया, और अवे मूव करने के दौरान इसकी जो स्पीड थी वो हमें गिवन है, इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो u की वैल्यू मैं लिख देता हूं 1 मीटर पर सेकेंड से वो अवे जा रहा था, दूर जा रहा था। परफेक्ट। नाउ अब क्या देखा गया कि उसकी जो दूरी थी शुरुआत में इस प्लेन शीट S से, वो दूरी हमें 1 मीटर कहा गया। ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं इट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन की दूरी शुरुआत में सरफेस S से 0.1 मीटर थी। तो कहता है कि अगर 1 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन इस शीट के पास पहुंच गया तब उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी मैं समझाता हूं, है ना। तब उस केस में हमको यहां पर चीजें एनालिसिस करनी है, हमको सिग्मा की वैल्यू को रिलेट करना है। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखिए ये जो प्लेन शीट है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हम जानते हैं अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसीलिए यहां पर इस शीट से लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे वो लेफ्टवर्ड होगा। और इसीलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाते समय पहले डिसेलरेट होकर के स्लो स्लो होते 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 फाइनली कहीं पर रुकेगी और फिर अट्रैक्ट होना चालू करेगी और जाकर के शीट से टकरा जाएगी, कोलाइड कर जाएगी, है ना। तो अगर मैं आपसे F की वैल्यू पूछूं तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F हो जाएगी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब यहां पर E की वैल्यू क्या होगी, तो एक इनफाइनाइट शीट से डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बना रहेगा और ये हमारे उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली नेट फोर्स है, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स एक्सीलरेशन, और इसीलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं F को लिख सकता हूं ma इक्वल टू E इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली A की वैल्यू आ जाएगी E इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू m, और ये हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। और अगर आप ये देखें तो ये एक्सीलरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। इस एक्सीलरेशन में आप किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं करेंगे। क्या रीजन है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट के लिए बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा, फोर्स यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी, और इसीलिए ये जो एक्सीलरेशन आप देख रहे हैं ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, और इसीलिए यहां पर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को यूज करूं विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, मुझको मेरे प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं समझाता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, परफेक्ट, जो कि राइट की तरफ है मेरे कन्वेंशन के हिसाब से। तो राइट की तरफ की क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। नाउ कितने समय के बाद जाकर के वो शीट से टकरा रहा है, द आंसर इज 1 सेकेंड। नाउ एक्सीलरेशन कितनी है उसकी, एक्सीलरेशन हमने ऑब्टेन किया E इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू m, और क्योंकि एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है इसीलिए मुझको इसका साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। एंड फाइनली बच गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू -1 मीटर। नाउ व्हाई नेगेटिव मीटर, नेगेटिव इसीलिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया था राइट की तरफ और फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ रही है लेफ्ट की तरफ जब वो शीट से टकराएगी, और इसीलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। अब इन चारों क्वांटिटीज को रिलेट करने वाली कौन सी इक्वेशन है, हम जानते हैं x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो फाइनली x की जगह में -1 पुट किया, u इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस हाफ, a की जगह में पुट कर सकते हैं माइनस इंटू ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, t की वैल्यू 1 गिवन है। सो नाउ ये जो RHS का सेकेंड टर्म है ये नेगेटिव है, इसको मैं LHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हो जाएगा E इंटू सिग्मा अपॉन 2 इंटू 2 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू m दैट इज इक्वल टू, और LHS के इस -1 को मैं RHS की तरफ भेजता हूं, देन 1 + 1 विल बिकम 2। फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं सिग्मा कितना होगा, हमको यहां पर जो ये वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये सिग्मा की दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, हमको सिग्मा को लेकर के जानकारी दी गई है, तो मैं सिग्मा निकाल लेता हूं। तो सिग्मा कितना हो जाएगा बताइए, सिग्मा हो जाएगा 4 इंटू 2 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू m अपॉन ई, ये हमारे सिग्मा की वैल्यू आ रही है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सिग्मा की वैल्यू है अल्फा इंटू m इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल ई। आप कंपेयर करिए दोनों को, अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है,
आंसर आ रहा है 8 और इसीलिए 8 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट P. If capital D equals to 0.2 meter, the minimum distance between the slits S1 and S2 is dash mm. मुझे ये बताना है कि इस डैश की जगह में क्या वैल्यू आनी चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करके समझाता हूं। देखिए यहां पर सवाल ये कह रहा है कि एक सोर्स है S, उस सोर्स से लाइट पहुंच रही है पॉइंट P तक थ्रू टू डिफरेंट पाथ्स। जहां पर पहली पाथ है सोर्स से लेकर के S1 स्लिट से लेकर के पॉइंट P तक, दूसरा रास्ता है सोर्स से लेकर के S2 से लेकर के पॉइंट P तक। तो सेम सोर्स से सेम लाइट दो अलग अलग रास्तों से पहुंच रही है। एक रास्ता हो गया सोर्स टू S1 टू पॉइंट P, दूसरा हो गया सोर्स टू स्लिट S2 टू पॉइंट P। और क्योंकि इन दोनों ही पाथ में एक पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस के कारण यहां पर फेज डिफरेंस भी होगा और फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां पर इंटरफेरेंस होगा। हम जानते हैं कि दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर ब्राइट फ्रिंज का ऑब्जर्वेशन होता है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर हमें डार्क फ्रिंज का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ये चीज हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं हम। और इसीलिए क्योंकि सोर्स से पॉइंट P तक जो टू डिफरेंट पाथ्स के थ्रू लाइट पहुंच रही है, और क्योंकि दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस है, यहां पर एक इंटरफेरेंस होगा। और कहा है जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कैसे पता चला डिस्ट्रक्टिव? क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन डार्क फ्रिंज का हुआ है। तो अगर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर होने वाला इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव नेचर का रहा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो हो सकता है λ/2 और 3λ/2 और 5λ/2 और एनी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ये चीज हम जानते हैं। बट अगर मैं शुरुआत की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, तो फर्स्ट कंडीशन में पाथ डिफरेंस डेफिनेटली कितना होना चाहिए? λ/2 होना चाहिए। अगर वहां पर पॉइंट P पे डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हुआ है तो इस बात को हमको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो काम करते हैं, सोर्स से पॉइंट P की दूरी दोनों ही अलग अलग रास्तों से निकालते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस को λ/2 से इक्वल करते हैं या इक्वेट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमको एक बार में आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, सोर्स से लेकर के S1 की दूरी क्या होगी? तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर का रूट, है ना। तो सोर्स से लेकर के S1 की दूरी मिल गई, S1 से लेकर के P तक की भी दूरी सेम होगी क्योंकि सिमेट्री है यहां पर, तो इसी के लिए डिस्टेंस हो जाएगा डबल। तो ये दूरी किसकी हो गई? सोर्स से लेकर के पॉइंट P की थ्रू स्लिट S1। अब अगर मैं थ्रू स्लिट S2 पूछूं तो सोर्स एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? d प्लस डी, दैट इज 2d। और क्योंकि ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता छोटा है, इसीलिए यहां पर एक पाथ डिफरेंस है, और उस पाथ डिफरेंस को यहां पर हम दोनों के डिफरेंस से निकाल सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए ये दूरी होनी चाहिए λ/2। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नाउ मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में मैं चाहूं तो कैपिटल D स्क्वायर को भी कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा? 1 प्लस d स्क्वायर बाय कैपिटल D स्क्वायर का रूट अपनी जगह पर है, और मैंने 2 अगर कॉमन लिया था तो यहां पर माइनस d बचेगा विच इज इक्वल टू λ/2, है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों से d स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा d स्क्वायर बाय d स्क्वायर। 2 दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, और यहां पर RHS में λ/2 अपना वैसा का वैसा है। अब देखिए, इंप्लाइज दैट 2 को मैं काम करता हूं, डिवाइड कर देता हूं RHS में, एंड d स्क्वायर के रूट की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D, है ना। अब मेरे पास बचा 1 प्लस d स्क्वायर बाय कैपिटल D स्क्वायर का रूट का मतलब हो गया पावर हाफ, एंड जो 2 डिवाइड हुआ है वो RHS में बन जाएगा हमारा λ/4। और यहां पर मेरा ये माइनस डी मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, यहां पर मेरा माइनस डी रहेगा, है ना। ये माइनस डी अपनी जगह पर है। नाउ क्योंकि कैपिटल D के कंपैरिजन में स्मॉल d काफी छोटा होता है, कैपिटल D के कंपैरिजन में स्मॉल d काफी छोटा होता है, यहां पर हम बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, एंड बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैं इस पावर हाफ को d स्क्वायर बाय d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर बाय d स्क्वायर माइनस d इक्वल टू λ/4। नाउ
नेक्स्ट स्टेप में मैं कैपिटल डी को मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट ओपन करने के लिए, तो मुझे मिलेगा डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2d हो जाएगा। डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर विल बिकम 1 बाई डी, माइनस डी अपनी जगह पर है विच इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कैपिटल डी दोनों साइड्स प्लस एंड माइनस साइन के कारण कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनली मुझे क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और स्लिट्स के बीच की दूरी ही तो मेरी स्मॉल डी है जो मुझे बताना है। तो बताओ स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाई 4 ओवर रूट। मैं 2/4 को 1/2 भी लिख सकता हूं। तो स्मॉल डी की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, तो 2/4 को मैं लिख दिया 1/2। नाउ कैपिटल डी की वैल्यू हमें 0.2 गिवन है इनटू, एंड लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 400 नैनोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -9। दिस विल बी इक्वल टू, तो देखिए 0.2/2 को लिख सकता हूं मैं 0.1 इंटू 10 टू द पावर -9 विल बिकम 10 टू द पावर -10, जिसके रूट की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -5, एंड यहां पर 400 बाकी है जिसके रूट की वैल्यू हो जाएगी 20। So this can be written as 0.2 into 10 to the power -3 that equals to 0.2 मिलीमीटर। और इसीलिए क्योंकि मुझे आंसर मिलीमीटर में बताना था, तो मेरी जो वैल्यू आएगी डैश की वो 0.2 आएगी, और इसीलिए 0.2 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। लेकिन जो आंसर गिवन था उसके साथ कोई मैच नहीं हो रहा, यही हमारा 0.2 करेक्ट आंसर है, बट इसका जो आंसर किया उसके साथ कोई मैच नहीं हो रहा। मतलब जेईई मेंस का ये जो क्वेश्चन का आंसर था वो आंसर की गलत थी, करेक्ट आंसर 0.2 होगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन कहता है व्हेन हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 emits a photon, its recoil speed is x by 5 meter per second where x is equal to use mass of hydrogen atom equals to 1.6 into 10 to the power -27 kg। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। एक्चुअली हम ये जानते हैं कि जब किसी हाइड्रोजन एटम का डी एक्साइटमेंट होता है या डी एक्साइटेशन होता है, तब उस केस में हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करने के दौरान इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को रिलीज करता है, और क्योंकि फोटोन के साथ मोमेंटम एसोसिएटेड है, तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इंटरनल मैकेनिज्म है। क्योंकि फोटोन के रिलीज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व्ड रहनी चाहिए। तो शुरुआत में जितनी भी लीनियर मोमेंटम रही होगी बाद में भी ठीक उतनी ही होनी चाहिए, और क्योंकि हमारा एटम पहले रेस्ट में रहा होगा तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करने के दौरान इलेक्ट्रॉन जो फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन की मोमेंटम कितनी होगी। चलिए सबसे पहले हम इस बात को निकालते हैं। ठीक, तो देखिए सेकेंड ऑर्बिट में अगर मैं पूछूं कि कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, इट विल बी इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास कितनी एनर्जी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका जो डिफरेंस है यही डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, और इस एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, फोटोन की एनर्जी दैट इज h न्यू, एंड h न्यू को मैं hc बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं। और हमें जानते हैं कि h बाय लैम्डा को ही मोमेंटम कहते हैं फोटोन का, फोटोन की मोमेंटम होती है h बाय लैम्डा, और इसीलिए इसे मैं pc भी लिख सकता हूं। उस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ फोटोन, इट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 को मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा +1, यहां बचेगा -1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ठीक है हमारी यूनिट रहेगी, एंड मुझे c को डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट c यहां पर डिवाइड हो गई। तो ये किसके मोमेंटम की वैल्यू है, ये फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू है, और जिस डायरेक्शन में फोटोन मूव करेगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे हाइड्रोजन एटम को रिकॉइल करना चाहिए, तभी जाकर के फोटोन की फॉरवर्ड मोमेंटम हाइड्रोजन एटम के बैकवर्ड मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा, और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू जीरो मेंटेन हो पाएगी। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी हाइड्रोजन एटम की मोमेंटम की वैल्यू है दैट इज सपोज mv, वेयर m इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड v इज इट्स रिकॉइल स्पीड, इसकी वैल्यू मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल होनी चाहिए। सो फाइनली v की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। सो नाउ p की वैल्यू है 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूं, इसके लिए मुझे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय
C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी डिवाइड करना होगा, जो मुझे गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 एंड एक आखिरी फैक्टर बचा हुआ है 1 - 1/4 इज 3/4, जो मुझे यहां पर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। एंड जो जो भी क्वांटिटीज कॉमन है उनको मैं कैंसिल करता हूं, तो 1.6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, 13.6/4 को मैं लिख सकता हूं 3.4। 3 एंड 3 भी आपस में रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, सो फाइनली क्या बच रहा है मेरे पास, देख लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.4 इंटू, नाउ न्यूमरेटर में है मेरे पास 10⁻⁻19, डिनोमिनेटर में है मेरे पास 10⁸ इंटू 10⁻⁻27 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻19, जो आपस में अगेन कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली मुझे मिल रहा है 3.4 दैट इज 34/10, और मुझे बोला है कि जो आंसर है वो x/5 है। चलिए इसको मैं काम करता हूं, 2 से रिड्यूस करता हूं, 2 से रिड्यूस करूंगा तो मुझे मिलेगा 17/5, और अगर इसी की वैल्यू या यही वैल्यू x/5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली x की वैल्यू 17 होगी। 17 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा जेईई मेंस का 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको आपके मंजिल तक, आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा ये वीडियो आपके लिए। आज की इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर हम अगले जेईई मेंस के पेपर को, जो कि 30 जनवरी को हुआ था, उसके प्रॉब्लम के साथ हम डिस्कशन करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।